गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे दुर्खिम की आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया था दुर्खिम का सामाजिक तथ्य का सिद्धांत। दुर्खिम एक ऐसे महान विचारक हुए हैं जिनका कि समाजशास्त्र को शुरुआत करने में एक विशिष्ट योगदान है और अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी भी दुर्खिम को माना जाता है, क्योंकि दुर्खिम वो विद्वान जिन्होंने एक धरातल दिया समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधार पर। इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 में पूर्वी फ्रांस के लोरान प्रांत में स्थित एपिनल नामक नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पारिवारिक व शैक्षणिक जीवन के बाद इन्होंने अनेक सिद्धांत समाजशास्त्र में प्रतिपादित किए। उसमें से आत्महत्या का सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसका विवरण दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित पुस्तक द सुसाइड, जो कि सन 1897 में प्रकाशित हुई और जिसमें आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में उल्लेख है। इस पुस्तक में सर्वप्रथम आत्महत्या के अर्थ को समझाया गया है। जैसा कि सामान्य रूप से सब जानते हैं कि आत्महत्या स्वयं के प्रयत्नों के द्वारा घटित मृत्यु को हम आत्महत्या कहते हैं, लेकिन दुर्खिम इस सामान्य अर्थ को स्वीकार नहीं करते और वह कहते हैं कि आत्महत्या को एक ऐसी मृत्यु की संज्ञा दे सकते हैं जो कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए घटित हुई हो। लेकिन ऐसा कहने में हमारे समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह है कि आत्महत्या करने के पश्चात आत्महत्या करने वाले के उद्देश्य के विषय में जानकारी किस प्रकार प्राप्त की जाए। इन्हीं तथ्यों को ध्यान रखते हुए दुर्खिम ने आत्महत्या को समाजशास्त्रीय प्रारूप में इस प्रकार परिभाषित किया कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग उन सभी मृत्युओं के लिए किया जाता है जो कि स्वयं मृत व्यक्ति के किसी सकारात्मक या नकारात्मक ऐसे कार्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होते हैं, जिनके बारे में व्यक्ति जानता है कि वह कार्य इसी परिणाम अर्थात मृत्यु को उत्पन्न करेगा। यानी कि करने वाला ये जानता है कि जो वो कुछ क्रिया कर रहा है उसका परिणाम मृत्यु होगा। वो क्रिया सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, प्रत्यक्ष भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। दुर्खिम ने बहुत से आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि आत्महत्या किसी व्यक्तिगत कारण का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह एक सामाजिक तथ्य है। यानी कि दुर्खिम ऐसे विचारक रहे जो आत्महत्या के कारणों को व्यक्ति से बाहर ढूंढते हैं और इसीलिए उसको ये एक सामाजिक तथ्य कहते हैं, जो कि सामाजिक क्रियाओं का परिणाम है। अतः दुर्खिम आत्महत्या के अर्थ से ये स्पष्ट करते हैं कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है जो सामाजिक कारणों के कारण होती है। आत्महत्या के बारे में ऐसा सोचा जा सकता है कि आत्महत्या व्यक्ति अपने आप से करता है और वास्तव में तो हम ये देखते हैं कि रोज़मर्रा के जीवन में जो भावनाएं व्यक्त की जाती हैं कि उसके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। जो विद्वान उनका प्रयोग उनके स्वीकृत अर्थ में करते हैं और कोई परिभाषा नहीं देते, वे गंभीर गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। उनका अर्थ इतना अनिश्चित होता है कि हर मामले में तर्क तकाजे के अनुरूप बदलता रहता है। जिस वर्ग से उन्हें लिया जाता उसे किसी विश्लेषण द्वारा तैयार नहीं किया जाता, उन्हें भीड़ की भ्रमित धारणाओं के आधार पर तैयार कर लिया जाता है। तथ्य के बहुत भिन्न रूपों को बगैर सोचे समझे
एक श्रेणी में डाल दिया जाता है या एक जैसी वास्तविकता को अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। इस प्रकार यदि हम आम प्रयोग का अनुसरण करेंगे तो हम जिसे जोड़ा जाना चाहिए उसे अलग अलग कर देंगे और जिसे अलग अलग किया जाना चाहिए उसे इकट्ठा कर देंगे। हम वस्तुओं की सादृश्यता को लेकर गलती कर बैठेंगे कि एक समान है तो उसको समानता के आधार पर गलती कर बैठेंगे और उनके स्वरूप को नहीं पकड़ पाएंगे। केवल तुलनीय तथ्यों पर विचार करके ही वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा सकता है और इसमें अधिक निश्चित सफलता तभी मिल सकती है जब सभी तुलनीय तथ्यों को इकट्ठा कर दिया जाए। लेकिन सत्ताओं की स्वाभाविक सादृश्यताओं को सतही जांच द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता, जैसा कि आम शब्दावली में किया जाता है। इस प्रकार विद्वान आम प्रयोगों के शब्दों के अनुरूप इकट्ठे किए गए तथ्य समूह को अपने अनुसंधान का विषय नहीं बना सकता। उसे अपने अध्ययन के लिए खुद समूह बनाने चाहिए ताकि उन्हें समानता और विशेष अर्थ दिया जा सके, तभी वे वैज्ञानिक विचार के काबिल बन सकेंगे। फूलों या फलों की बात करने वाला वनस्पतज्ञ और मछलियों या कीड़ों की बात करने वाला प्राणी विज्ञानी पूर्व निर्धारित अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग करता है। यानी कि आत्महत्या के पीछे वास्तविक कारण क्या हैं, ये हमें सामान्य रूप में नहीं बल्कि एक विशेष परिस्थिति में देखने होंगे और उनके तुलना करके ही हम वास्तविकता तक पहुंच सकते हैं। दुर्खिम आत्महत्या के कारकों की अगर हम बात करते हैं तो दुर्खिम आत्महत्या को एक व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि एक सामाजिक घटना मानते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आत्महत्या व्यक्ति सामाजिक कारणों से करता है। समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ व्यक्ति के सामने उत्पन्न हो जाती हैं कि वो आत्महत्या कर बैठता है। अनेक विद्वानों का कहना है कि आत्महत्या की घटना पागलपन और उन्माद से घनिष्ठ संबंधित है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं व्यक्ति पागलपन के कारण से या उन्माद के कारण से आत्महत्या करता है। कुछ विद्वान आत्महत्या के संबंध में प्रजाति और वंशानुक्रमण को प्रमुख मानते हैं कि एक प्रजाति के लोग या हेरिडिटी कैरेक्टर के आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर आत्महत्याएं होती हैं। उसी प्रकार कुछ भौगोलिकवादियों का मत है कि आत्महत्या भौगोलिक परिस्थितियों जैसे तापमान, मौसम, जलवायु आदि से प्रभावित होती हैं, कि मौसम के आधार पर आत्महत्याओं की दर बदलती रहती है। जबकि कुछ विद्वान निर्धनता, निराशा और मद्यपान आदि के आधार पर आत्महत्या जैसी घटना की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। यानी कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण आत्महत्या के माने हैं, लेकिन दुर्खिम इन सभी विद्वानों के विचारों से सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि आत्महत्या की सामान्य वस्तुनिष्ठ व्याख्या इन आधारों पर संभव नहीं है, क्योंकि ये आधार वैयक्तिक हैं। आत्महत्या की प्रकृति सामाजिक है, यानी कि आत्महत्या की प्रकृति व्यक्तिक नहीं है, व्यक्तिगत आधार पर नहीं है बल्कि सामाजिक आधार पर है। इसलिए इसकी व्याख्या समाज के संदर्भ में होनी चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि आत्महत्या का संबंध कुछ विशेष सामाजिक दशाओं एवं उनमें किए गए व्यक्तिगत अनुकूलन की मात्रा से होता है। यानी कि दुर्खिम ये मानते हैं कि सामाजिक दशाएं अगर एक सी होती हैं तो उसका प्रभाव व्यक्तियों पर एक सा पड़ता है। यानी कि आत्महत्या के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ या मौसमी तापमान या वंशानुक्रमण या पागलपन उत्तरदायी नहीं है, बल्कि उनके साथ में जो सामाजिक परिस्थितियाँ जुड़ी हुई हैं वो आत्महत्या की दर को कम या ज़्यादा करती हैं। स्वयं दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या का सामाजिक पर्यावरण की विभिन्न दशाओं के बीच का संबंध उतना ही अधिक प्रत्यक्ष और स्पष्ट होता है जितना कि जैविक और भौतिक दशाएं आत्महत्या के साथ एक निश्चित और अस्पष्ट संबंध को स्पष्ट करती हैं। अतः इस कथन के आधार पर स्पष्ट है कि संतुलित व्यक्तित्व के लिए यह आवश्यक होता है
कि सामाजिक दशाओं तथा सामूहिक चेतना का व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव स्वस्थ हो। यानी कि स्वस्थ वातावरण होगा तो व्यक्ति का जीवन भी स्वस्थ होगा। लेकिन इसके सापेक्ष व्यक्ति के जीवन पर समूह के नियंत्रण में आवश्यकता से अधिक वृद्धि अथवा कमी होने लगती है, तब सामाजिक दशाएं व्यक्ति को अस्वस्थ रूप से प्रभावित करना आरंभ कर देती हैं और यही दशाएं आत्महत्या का कारण बनती हैं। यानी कि जो सामाजिक दशाएं हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। जब कभी ऐसे शासन होते हैं जहाँ अधिक कठोर व्यवस्थाएं होती हैं तो वहाँ आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। इसमें हम विशेष प्रजाति या वंशानुक्रमण को दोष नहीं दे सकते। यानी कि सामाजिक दशाएं जो हैं वो आत्महत्या का कारण बनती हैं। दुर्खीम कहते हैं कि सामाजिक कारणों की सहायता से हमें भौतिक कारणों का प्रभाव बताया जाता था। यदि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा आत्महत्याएं कम करती हैं तो इसके पीछे कारण यह है कि वे पुरुषों की अपेक्षा सामूहिक जीवन में बहुत कम भाग लेती हैं और इसके सामूहिक जीवन के अच्छे या बुरे प्रभाव को जीवन में इनके सापेक्ष कम अनुभव करती हैं। यही प्रभाव दुर्खीम ने अपने अध्ययन के आंकड़ों के आधार पर अधिक आयु के व्यक्तियों तथा बच्चों के संबंध आदि में भी लागू किया है। क्योंकि आंकड़े आते हैं कि स्त्रियां कम आत्महत्याएं करती हैं, पुरुष आत्महत्याएं ज़्यादा करते हैं, बच्चे आत्महत्या कम करते हैं और अधिक आयु के व्यक्ति आत्महत्याएं ज़्यादा करते हैं। तो इसके पीछे कारण लिंग अनुपात नहीं है या एज फैक्टर नहीं है, बल्कि इसके पीछे कारण है उन सामाजिक दशाओं से रूबरू होना जिनसे कि एक पुरुष होता है। स्त्रियां उनके कंपैरिजन में कम होती हैं क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र घर तक उस समय सीमित था। यही आधार बच्चों के उसमें हमें दिखाई देता है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है उस समय व्यक्ति सामाजिक परिवेश या उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं और बच्चों में उतनी जिम्मेदारियां नहीं होती, तो आत्महत्या की दर इसके कारण से प्रभावित होती है उसमें, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक परिवेश आत्महत्या की दर को घटाता और बढ़ाता है। दुर्खीम अपने अध्ययन में स्पष्ट करते हैं कि समाज में घटित होने वाली आत्महत्या की दर की व्याख्या केवल समाजशास्त्रीय आधार पर ही की जा सकती है। एक निश्चित समय पर समाज का नैतिक संगठन ऐच्छिक मृत्यु के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर विशेष शक्ति की मात्रा लिए हुए एक सामूहिक व सामाजिक शक्ति का दबाव अनुभव करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह आत्महत्या की ओर बाध्य होता है। यानी कि जो सामाजिक प्रेशर है, सामाजिक शक्ति है, समूह का प्रेशर है, वो व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। आत्महत्या करने वाले के कार्य जो कि पूर्व में केवल उसके व्यक्तिगत स्वभाव को व्यक्त करते प्रतीत होते हैं, वास्तविक रूप में एक सामाजिक अवस्था के पूरक और विस्तार होते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति आत्महत्या के परिणाम में परिणित होती है। इसलिए वास्तविक तथ्यों के अनुसार प्रत्येक मानव समाज में कम या अधिक रूप में आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई भी समाज है, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि आत्महत्या देखने को मिलती है। लेकिन क्यों होती है, उसका कारण क्या है? वह अलग अलग सामाजिक परिस्थितियां हर समाज की होती है और वो जो दबाव है वो व्यक्ति के ऊपर होता है, उसके कारण से आत्महत्याएं हमें समाज के अंदर देखने को मिलती है। वर्तमान में आप देखते हैं जो बच्चे हैं, बच्चे आत्महत्या करने की तरफ बढ़ते, रिजल्ट आते हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण टीवी पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से हमें उस प्रेशर को सेट करना है। अभी 10th का रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आया, जिसमें बहुत सारे IAS के, RS के इंटरव्यू दिखाए गए और उनका कहना यही था, नंबर मायने नहीं रखते, जीवन में
जो आगे सफलता है, मेहनत है, आप उससे आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर एक आधार है आगे बढ़ने का, लेकिन उसके कारण से आप अपने जीवन को ख़त्म कर दें, ये सही नहीं है। लेकिन आज का बच्चा इतने अधिक मेंटली प्रेशर में आ जाता है, तनाव युक्त हो जाता है कि वो आत्महत्या कर बैठता है। इसलिए वास्तविक तथ्यों के अनुसार प्रत्येक मानव समाज में कम या अधिक रूप में आत्महत्या की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है, और प्रत्येक सामाजिक समूह में आत्महत्या के लिए अपने अनुसार एक सामूहिक प्रवृत्ति पाई जाती है, जो कि व्यक्तिगत प्रवृत्तियों को उत्पन्न करती हैं, न कि व्यक्तिगत प्रवृत्तियों का परिणाम होती है। यानी कि समूह समाज व्यक्ति में प्रवृत्ति पैदा करता है आत्महत्या की, न कि व्यक्ति समूह में पैदा करता है आत्महत्या की प्रवृत्ति। संपूर्ण सामाजिक समूह की ये प्रवृत्तियां व्यक्तियों को प्रभावित करके आत्महत्या का प्रमुख कारण बनती है। वे तो केवल ऐसे प्रभाव मात्र हैं जिनको आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की नैतिक प्रवृत्ति से लिया गया है, जो कि समाज की नैतिक स्थिति की एक प्रतिध्वनि है। व्यक्ति जीवन में अपनी उदासीनता को समझाने के लिए अपने चारों ओर की तात्कालिक परिस्थितियों को दोषी ठहराता है कि उसका जीवन दुखी है, क्योंकि वह दुखी है, लेकिन वास्तविकता में बाहरी परिस्थितियों के कारण वह दुखी है। अपितु ये सभी बाहरी परिस्थितियां उसके जीवन की इधर उधर की घटना नहीं, बल्कि वही समूह की है, उसी समूह की है जिसका वह सदस्य है। यही कारण है कि ऐसी कोई सामाजिक परिस्थिति नहीं होती जो कि आत्महत्या के लिए अवसर का काम ना कर सके। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाले कारण कितनी तीव्रता से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। दो तरह के सामाजिक कारण हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वे आत्महत्या की दर को प्रभावित करते हैं। ये है कि मानसिक विन्यास और भौतिक पर्यावरण का स्वरूप। व्यक्ति स्वभाव या व्यक्तियों के एक महत्वपूर्ण वर्ग के स्वभाव में आत्महत्या की ओर ले जाने वाली प्रत्यक्ष प्रवृत्ति हो सकती है। इसकी तीव्रता में देशों के अनुसार अंतर हो सकता है, क्योंकि हर देश की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। दूसरी ओर की रचना पर विचार हम कर सकते हैं कि जलवायु तापमान की क्रिया के अप्रत्यक्ष रूप में वही प्रभाव हो सकते हैं। किसी भी स्थिति में इस परिकल्पना को बगैर विचार अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हम इन तत्वों पर एक एक करके विचार करते हैं तो देखते हैं कि वो आत्महत्या पर क्या प्रभाव डालते हैं और कितना डालते हैं। तो दुर्खीम जो मानते हैं वो कि आत्महत्या एक सामाजिक घटना है, न कि एक व्यक्ति घटना, जिसको हम सामाजिक कारकों के संदर्भ में ही समझ सकते हैं। अब एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि सामाजिक दशाएं ही आत्महत्या का कारण है, तो समान सामाजिक दशाएं होने पर उसमें रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, आत्महत्या की घटनाएं एक दूसरे से अलग क्यों होती हैं? फिर तो समान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस संदर्भ में दुर्खीम अपने अध्ययन में स्पष्ट करते हैं कि आत्महत्या को प्रेरणा देने वाली दशाएं प्रत्येक समाज में क्रियाशील रहती हैं, लेकिन विभिन्न व्यक्तियों पर इनका प्रभाव समान नहीं होता, क्योंकि इनका प्रभाव किसी व्यक्ति पर तब पड़ता है जब तक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसे अपना ना ले। हर व्यक्ति की वृत्ति अलग अलग होती है, और उस वृत्ति के कारण हर व्यक्ति किसी चीज को अपनाता है और कोई नहीं अपनाता। यही कारण है कि निर्धनता तथा असुखी वैवाहिक जीवन की यातना को कुछ लोग सह लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस यातना को सह नहीं पाते और उसके साथ अनुकूलन करने में अपने को असमर्थ पाते हैं और आत्महत्या की ओर प्रेरित हो जाते हैं। कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि भूख के कारण या गरीबी के कारण से परिवार के सभी लोगों ने आत्महत्या कर ली।
तो ये ऐसी दशाएं, ऐसा तो नहीं कि वही एक गरीब परिवार था या वही भूखा था, लेकिन कुछ ऐसी दशाएं हो जाती हैं जो व्यक्ति को ज़्यादा प्रभावित कर देती हैं। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, अर्थात एक विशेष दशा को कुछ लोग बहुत सामान्य समझकर उसे यूं ही छोड़ देते हैं या अथवा उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि उसी दशा को उत्पन्न होने पर पूरी तरह से टूट जाते हैं। उन्हें अपने जीवन की भी चिंता नहीं रहती तथा परिणाम आत्महत्या होती है। यानी कि हम सब जीवन में देखते हैं एक सी दशाएं होती हैं, एक जैसा जीवन होता है। कुछ लोग उसमें जीवन आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें परेशान रहते हैं। इसी तरह से एक बच्चा 90% अंक लाता है और एक 99% अंक लाता है, लेकिन 99 वाला भी संतुष्ट नहीं होता। ये अपनी उसकी एक वृत्ति है। एक 50% लाने वाला भी बच्चा खुश रह सकता है, लेकिन ये अपना उसका एक मानसिक स्तर कह लीजिए या उसका व्यक्तित्व कह सकते हैं, मानसिक स्तर के बजाय व्यक्तित्व कह सकते हैं, जो उसके उस चीज को कितना गहराई से लेता है। अर्थात स्पष्ट है कि आत्महत्या को प्रेरणा देने वाली विभिन्न सामाजिक दशाओं के प्रति जो व्यक्ति जितना अधिक लगाव महसूस करते हैं, उनमें आत्महत्या की ओर बढ़ जाने की संभावना उतनी अधिक होती है। इसी संदर्भ में दुर्खीम अपने अध्ययन में लिखते हैं कि यह निश्चित प्रतीत होता है कि उसके प्रति उदासीन बने रहें। दुर्खीम के इस कथन से हम ये मानते हैं कि दुर्खीम का आत्महत्या के प्रति स्वरूप क्या है। दुर्खीम आत्महत्या से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण पर कुछ परिणाम इस तरह से हैं। नंबर 1, आत्महत्या की दर प्रत्येक वर्ष लगभग 1 रहती है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में आत्महत्याएं अधिक होती हैं। तीसरा, कम आयु के लोगों की अपेक्षा अधिक आयु के लोगों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। सामान्य जनता की तुलना में सैनिक लोग अधिक आत्महत्याएं करते हैं। और नेक्स्ट है, विवाहित और सुखी पारिवारिक जीवन से वंचित लोगों में उन व्यक्तियों की तुलना में आत्महत्या की दर अधिक होती है जो विवाहित अथवा सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। उसके अलावा कैथोलिक धर्म को मानने वालों की तुलना में प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग अधिक आत्महत्याएं करते हैं, क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक बल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों के व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाता कि वे पूर्णतः एक नैतिक समुदाय में संयुक्त हो सकें। गांवों की तुलना में शहरों में अधिक आत्महत्याएं होती हैं। अतः जो ये परिणाम हैं, इनसे स्पष्ट होता है कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है और आत्महत्या की जो व्याख्या है वो व्यक्तिगत आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक आधार पर की जानी चाहिए, ऐसा दुर्खीम मानते हैं। तो इस तरह से दुर्खीम आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में स्पष्ट करते हैं और जो उन्होंने उनके निष्कर्ष हम देखते हैं, जैसे कैथोलिक धर्म है या गाँव की तुलना में शहरों में अधिक आत्महत्याएं होती हैं। गाँव में क्रियाशीलता कम रहती है और वहाँ पर एक संगठन का भाव, संयुक्तता का भाव ज़्यादा रहता है। इस वजह से लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। शहरों में अकेलापन जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो आत्महत्या की संभावना वहाँ पर ज़्यादा रहती है। और क्रियाशीलता जो कि व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है, जैसा कि दुर्खीम पहले भी कह चुके हैं कि वो स्पष्ट रूप से प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से दुर्खीम आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य मानते हैं। धन्यवाद।